स्वागत है दोस्तों आप सभी का। और आज हम लोग पढ़ेंगे 8th क्लास की एनसीईआरटी, जिसमें हम लोग अब तक जो दयानंद सरस्वती है और हम लोगों ने देखे कि जो सती प्रथा है और सती प्रथा के कारण जो परिस्थितियां हैं वो किस तरह से बनती हुई दिखाई दे रही थी। और हम लोगों ने देखा कि कुछ लोग सती प्रथा के जो समर्थन में है और हम लोगों ने ये भी देखा कि सती प्रथा के कुछ लोग विरोधी भी है। तो किस तरह से जो राम मोहन राय है उन्होंने एक परिचय द्वारा किस तरह से लोगों की आलोचना की, तो ये सब चीज़ों को हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा। और आज हम लोग देखेंगे कि किस तरह से जो बच्चे हैं, जो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, उन लोगों को शिक्षा का जो प्रचार प्रसार है वो हुआ और उन लोगों को स्कूल जाने की जो अनुमति है वो दी जाने लगी। लेकिन आप लोग देखोगे यहाँ पर भी बहुत सारे जो लोग थे उन लोगों की सोच ऐसी थी कि जो लड़कियां हैं उनको बाहर जाके नहीं पढ़ना चाहिए, उनको स्कूल नहीं जाने देना चाहिए। तो ये जो जितनी भी सोचें हैं और जिन जिन महिलाओं ने प्रयास किया और महिलाओं ने प्रयास कर कर जो लड़कियों की उस समय की जो स्थिति है उसको सुधारा, इन सब चीज़ों को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है, आप लोग को इग्नोर करना है क्योंकि लगातार ये सुबह से चल रहा है तो हम लोग इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते, इसलिए आप लोग को थोड़ा सा जो साउंड है वो बढ़ाना है वीडियो का, तो जो बैकग्राउंड है वो मिनिमाइज़ हो जाएगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से जो लड़कियां हैं वो स्कूल जाने लगी। ठीक है, तो बहुत सारे जो समाज सुधारक थे और उसमें एक जो बढ़ चढ़ के आगे आते हैं वो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, तो इनको आप लोग को ध्यान में रखना है क्योंकि इनका जो योगदान है लड़कियों को स्कूल ले जाने में भी काफ़ी है। क्योंकि आप लोग देखोगे लगातार इन्होंने प्रयास किए और इनके प्रयास के बदौलत क्या होता है कि जो लड़कियां हैं, जो बच्चियां हैं, वो स्कूल जाने लगती हैं। ठीक है, तो इनको आप लोग को लगातार ध्यान में रखना है। ये है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, तो बहुत सारे सुधारकों को क्या लगता था कि जो महिलाओं की अगर दशा है, मतलब जो महिला है उनको आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उन लोगों को शिक्षित करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग को ये ध्यान में रखना है कि लोगों को ये चीज़ महसूस होने लगी कि अगर महिलाओं को आगे बढ़ाना है तो उनको क्या करना पड़ेगा, शिक्षित करना पड़ेगा। तो ऐसे में लोग आगे आते हैं। ठीक है, तो कलकत्ता में विद्यासागर और मुंबई में बहुत सारे जो अन्य सुधारक थे उन्होंने क्या किए, जो लड़कियां थी उनके लिए स्कूल खोला। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट होती है कि जो लड़कियां हैं उनको पढ़ाई करने दिया जाए, उनको शिक्षित करने दिया जाए। तो बहुत सारे जो स्कूलें हैं महाराष्ट्र में आप लोग देखोगे या फिर आप लोग कलकत्ता पश्चिम बंगाल में देखोगे, इनकी क्या हुई, शुरुआत हुई। ठीक है, तो लगभग 19वीं सदी के मध्य तक जब भारत में प्रारंभिक स्कूल खोले गए तो बहुत लोग क्या करते थे, डरते थे। और डर इसलिए था कि जो लड़कियां हैं उनको अगर बाहर शिक्षित करने भेजा जाएगा तो जो घर के काम है वो कौन करेंगे। तो इस तरह की जो सोचें हैं वो लोग सोचने लगे और लोगों ने बहुत इसको रोकने की कोशिश की। लेकिन ईश्वरचंद विद्यासागर जैसे लोग इसमें रुके नहीं, उन्होंने लगातार अपना प्रयास किया और लगातार जो स्कूलें हैं उसके जो प्रारंभ है वो किया। ठीक है, क्योंकि उन लोग को लगता था कि जो घरेलू कामकाज है वो नहीं करने देंगे अगर स्कूल जाते हैं तो ये देख सकते हो किस तरह से जो सोच है और लोगों की सोच के कारण जो इन जैसे लोग हैं इन्होंने स्कूल का प्रचार प्रसार किया और स्कूल को खोला। ठीक है, फिर आप लोग देखोगे कि जो 19वीं सदी में पढ़ने लिखने वाली जो ज़्यादातर महिलाएं थी उनकी उदार विचार वाले पति की देखरेख में घर पर ही पढ़ाया जाता था। तो कुछ लोग तो स्कूल जाने लगे थे, लेकिन कुछ लोगों की जो सोच है वो आप लोग देखोगे, अभी भी आप लोग देखोगे, उस समय भी ऐसा होता था कि कुछ पति जो है या कुछ जो पिता है उन्होंने तो स्कूल जाना शुरू किया, भेजना शुरू किया। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी कुछ लोग थे जिन लोग को लगा कि नहीं, हमको अपनी जो महिलाएं हैं, अपनी जो बच्चियां हैं उनको स्कूल नहीं जाना देना चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने नहीं जाने दिया। ठीक है, तो कई महिलाओं के बिना किसी की मदद से खुद ही पढ़ना लिखना शुरू किया। तो महिलाओं ने क्या की, जब उनको नहीं जाने दिया गया तो उन्होंने घर में ही रहकर पढ़ना शुरू किया। और आप लोग देखोगे कि कुछ महिलाएं ऐसे भी थी महाराष्ट्र में या पश्चिम बंगाल बोलो या पूरे देश में, जो घर पर ही पढ़ रही थी और खुद को शिक्षित कर रही थी। ठीक है, उसके बाद पिछले साल की सामाजिक एवं राजनीतिक पुस्तक में हमने राज सुंदरी देवी, ठीक है, आपको ये नाम याद रखना है। जब हम लोग राजनीतिक जीवन पढ़ेंगे वहाँ पर तो हम लोगों ने इसको देखा था, लेकिन आप लोग को देखना है कि राज सुंदरी देवी के बारे में पढ़ा था।
तो हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से जो वो महिलाएं थी वो घर पर ही टिमटिमाते दिए पर पढ़ाई करती थी और खुद को शिक्षित करती थी। तो ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने घर घर पर ही जो शिक्षा है उसको शुरू किया और खुद को शिक्षित करने लगे। ठीक है, फिर क्या होता है 19वीं सदी के आखिरी के हिस्से में आर्य समाज द्वारा पंजाब और महाराष्ट्र में दोनों जगह क्या होते हैं, स्कूल खोले जाते हैं। ठीक है, जब अब आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाराष्ट्र में जो स्कूल खोले गए वो किनके द्वारा खोले गए, तो आपको ध्यान में रखना है ज्योतिराव फुले, इनके द्वारा क्या किया गया, महाराष्ट्र के अंदर स्कूलें खोली गई। ठीक है, उसके साथ पंजाब में भी खोली गई और महाराष्ट्र में भी, दोनों ही जगह। कब, 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में। ठीक है, आर्य समाज द्वारा। तो आप लोग को ध्यान में रखना है कि जो आर्य समाज है उनके द्वारा बहुत सारी स्कूलें खोली गई। ठीक है, उत्तर भारत में कुलीन मुस्लिम परिवारों की महिलाएं अरबी में कुरान शरीफ जो है उसको पढ़ने लगी। ठीक है, उन्हें घर पर ही पढ़ाया जाने लगा और शिक्षिकाएं रखी जाने लगी। मतलब घर पर ही जो शिक्षिकाएं होती थी, जिनको आता था वो घर पे जाते थे और उनको पढ़ाते थे। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आप लोगों को दिखेंगी कि 19वीं सदी के जो अंत में है ये सब यहाँ पर शुरू हो गई। उसके बाद आप लोग देखोगे कि इस स्थिति को देखते हुए मुमताज़ अली, ये आप लोग को ध्यान में रखना है नाम। ठीक है, मुमताज़ अली जैसे कुछ सुधारकों ने कुरान शरीफ की आयतों का क्या दिया, हवाला दिया कि कुरान शरीफ कभी नहीं ये बोलता है कि जो महिलाएं हैं उनको घर में बांध कर रखना चाहिए, उनको शिक्षित नहीं करना चाहिए। तो कुरान शरीफ का हवाला देते हुए मुमताज़ अली ने क्या किया, लोगों को समझाया कि आप लोग शिक्षित होइए, घर से बाहर निकलिए, स्कूल जाइए, कॉलेजेस जाइए और खुद को शिक्षित करिए। क्योंकि अगर जो समाज सुधारक है इनको लगता था कि अगर महिलाओं की स्थिति को सुधारना है तो उनको शिक्षित करना पड़ेगा। और आप लोग देख सकते हो कि किस तरह से विभिन्न क्षेत्रों पर लोगों ने प्रयास किया और इस प्रयास को इतने आगे तक देखेंगे कि आप लोग देखोगे कि जो हिंदू विश्वविद्यालय है, अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इस फोटो में जो हिंदू विश्वविद्यालय है ये फ़ोटो 1875 की है। ठीक है ना, अभी भी आप लोग देश के कोई बहुत सारे कोनों में जाओगे तो आप लोग को दिखाई देगा कि अभी भी जो लड़कियां हैं उनकी स्थिति बहुत ख़राब है, उनको अब तक बाहर पढ़ने लिखने नहीं जाने दिया जाता है। लेकिन आप लोग देख सकते हो कि ये जो मुमताज़ अली जैसे लोग हैं और बाकी के जो लोग हैं, इनके ज्योतिबा फुले इन लोगों के कारण आप लोग देखोगे जो 1875 की हिंदू विश्व महाविद्यालय की जो फ़ोटो है, यहाँ पर कितनी सारी लड़कियां हैं जो कि खुद को शिक्षित करने के लिए जो महाविद्यालय है वहाँ पर जा रही है। ठीक है, तो ये उस समय की फ़ोटो और आप लोग इससे कंपेयर कर सकते हो कि उस समय की स्थिति और आज की स्थिति में कितना फ़र्क है। तो इन सब चीज़ों को आप लोगों को समझना है, सीखना है कि किस तरह से उस समय की परिस्थिति थी, उस समय के जो लोग थे उन्होंने किस तरह से प्रयास किया। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग हिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, जब आप लोग वुमेन एम्पावरमेंट पढ़ोगे तो वहाँ पर आप लोग इस सब चीज़ों का लिंक लेके जो आपका उत्तर है उसको बहुत ही खूबसूरत बना सकते हो। तो इसके लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, इन सब चीज़ों की मदद लेना पड़ेगा कि महाराष्ट्र में, पंजाब में किन लोगों ने शिक्षा का प्रसार किया और महिलाओं को शिक्षित करने में किस तरह से आगे बढ़े और लोगों को शिक्षित किया। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो 19वीं सदी के आखिरी में उर्दू उपन्यासों का सिलसिला शुरू हुआ। इन उपन्यासों में महिलाओं को इस बात से प्रोत्साहित किया जाता था कि वे धर्म और घरेलू साथ संभाल के पढ़े, मतलब घर के भी काम करें और उसके साथ साथ पढ़ाई भी करें। तो उसके बाद महिलाओं के बारे में लिखने लगी। ठीक है, तो अब क्या होता है 20वीं सदी की शुरुआत में बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं ने महिलाओं को शिक्षित का बढ़ावा देने के लिए अहम भूमिका अदा की। जैसे कि आप लोग देखोगे कि भोपाल की बेगम है, अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोला। ठीक है, आप लोग को ध्यान में रखना है। बेगम रुकैया सखावत हुसैन भी इस दौर की एक प्रभावशाली महिला थी जिन्होंने क्या किया, कलकत्ता में जो स्कूलें हैं उसको खोला। ठीक है, और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए। तो आप लोग देखोगे ज़्यादातर जो मुस्लिम महिलाएं थी, जो मुस्लिम परिवार थे, उन लोगों को ऐसा लगता था कि जो घर की लड़कियां उनको बाहर नहीं जाने देना चाहिए। इसीलिए क्या होता था कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो आगे आती थी और उनको प्रोत्साहित करती थी कि किस तरह से जो अगर आप लोग शिक्षित होंगे तो किस तरह से जो उसका प्रभाव पूरे आने वाली जो पीढ़ी है उसमें दिखाई देगा। और इसी के साथ साथ इम्पॉर्टेंट बात, आज भी आप लोग देखोगे जो महिलाएं हैं वो कितना ज़्यादा आगे है। अगर आप लोग कोई भी रिजल्ट अगर आप लोग देखते हो, शिक्षा की बात हो और हर ऐसे सेक्टर है जहाँ पर महिलाएं आगे हैं। और ये उस समय के जो लोग थे उन्होंने जो प्रयास किए
उसका जो सफलता है वो आज दिखाई देती है। तो इसीलिए जो आप लोगों को इतिहास है, ज्योग्राफी है, पढ़ाया जाता है कि उस समय के जो प्रयास है, उन प्रयासों के कारण ही आज की जो दशा है, जो दिशा है, वो बदली है। ठीक है ना। तो ये एक छोटी प्रोसेस नहीं है, एक बहुत बड़ी प्रोसेस है। तो इन सब चीज़ों को आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है। तो जो रूढ़िवादी विचारक थे, ठीक है, उनकी कड़ू आलोचना थी और उनका मानना था कि प्रत्येक धर्म के धार्मिक नेताओं ने औरतों को निचले दर्जे में रखा। तो इस तरह की जो सोचें थी वो उस समय में काफ़ी दिखाई दी। अब उसके बाद 1880 के दशक तक आते आते भारतीय महिलाएं विश्वविद्यालय में जो प्रवेश है वो लेने लगी। मतलब आप लोग देखोगे कि एक छोटा छोटा प्रयास कितना ज़्यादा अच्छा साबित हुआ कि 1880 में ही जो महिलाएं थी वो अब विश्वविद्यालय में भी प्रवेश लेने लगी थी। उनमें से कुछ चिकित्सक और कुछ शिक्षिका बन गई। ठीक है। बहुत सारी महिलाएं पढ़ने लिखने लगी और उसके बाद उन्होंने समाज की महिलाओं की स्थिति में अपने आलोचनात्मक विचार प्रकाशित किए। ठीक है। अब पूना में घर पर ही रहकर शिक्षित करने वाली ताराबाई शिंदे, आपको ये नाम ध्यान में रखना है कि जो ताराबाई शिंदे है, इन्होंने क्या किए, घर पर ही रहकर खुद को शिक्षित किए और एक बहुत ही एक किताब को प्रकाशित किए, जिस किताब का नाम क्या है, स्त्री पुरुष तुलना। ठीक है, स्त्री पुरुष तुलना। तो ये किताब आप पढ़ सकते हो और ये किताब किसने लिखा है, ताराबाई शिंदे ने। और आप लोग देखोगे इनके इतिहास को पढ़ोगे तो इन्होंने घर पर ही पढ़ाई किया है और घर पर पढ़ाई करने के बाद इस तरह की जो पुस्तकें हैं वो इन्होंने लिखी और उस समय के समाज को शिक्षित करने के लिए बताया कि किस तरह से जो स्त्री पुरुष तुलना है इस किताब के जरिए इन्होंने बताया। ठीक है। आप लोग एक पूरा पैराग्राफ है इस किताब का, इसको आप लोग पढ़ सकते हो। आप समझ पाओगे कि उस किताब में कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण ज्ञान था और उस ज्ञान के मदद से आगे की जो चीज़ें हैं वो भी काफ़ी खिली फुली। ठीक है। उसके बाद आप लोग देखोगे पुरुषों और महिलाओं के मौजूद सामाजिक फ़र्कों की आलोचना की है। मतलब इस किताब में जो दोनों के बीच के फ़र्क है उसकी जो आलोचनाएं हैं, ठीक है ना, वो की है इस किताब के द्वारा। किसने किया है, ताराबाई शिंदे। ये कहा की थी महाराष्ट्र की। तो इन सब चीज़ों को आपको लिंक करके चलना है, एक कहानी के तहत समझते चलना है एनसीईआरटी को। क्योंकि अगर आप लोग को एक बार एनसीईआरटी पूरी समझ में आ गई ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप लोग बड़ी बड़ी किताबें उठाओगे, है ना, एंसेंट के लिए बोलो कि मॉडर्न के लिए बोलो कि वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए बोलो, तो किताब को समझने में जो आपको मदद मिलेंगी ना वो काफ़ी आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको एनसीईआरटी में पकड़ होना और एनसीईआरटी को आप एक पूरी कहानी की तरह अगर समझ लोगे तो बहुत आसान होंगी आपकी आगे की पढ़ाई। ठीक है। उसके बाद संस्कृत की महान विद्वान पंडित रमाबाई का मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है। ठीक है। जो हिंदू धर्म है वो महिलाओं का क्या करता है, दमन करता है। ऐसा किसको लगता था, पंडिता रमाबाई को। उन्होंने ऊंची जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब भी लिखी। उन्होंने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की। ठीक है। ये जो पूना है ना बेटा, ये पहले पूना हुआ करता था, अभी ये पुणे हो चुका है। ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, एक विधवा गृह की स्थापना की, जहाँ पर क्या होता था कि जो विधवा हो जाती थी उन लोगों को रखा जाता था और जहाँ ससुराल वाले के हाथों से अत्याचार झेल रही थी उन महिलाओं को पनाह दी जाती थी कि आप लोगों को जो भी लोग कष्ट दे रहे हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए क्या हुआ, जो पंडिता रमाबाई है उन्होंने प्रयास किया और पूना में क्या किए, एक महिलाओं के लिए विधवा गृह खोला। उसके बाद जाहिर है कि इन सब बातों में रूढ़िवादियों खेम के लोग काफ़ी आग बबूला हुए। अब कॉमन सी बात है कि ये सब चीज़ें अब अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही होती है सोसाइटी में, तो कुछ लोग जो कि रूढ़िवादी तरह के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, ये सब चीज़ों को देख के आग बबूला हो जाते हैं। तो वो उस समय की भी वही स्थिति थी, उन लोग आग बबूला हो गए। और आप देखोगे कि बहुत सारे हिंदू राष्ट्रवादियों को लगने लगा था कि हिंदू महिलाएं पश्चिम तौर तरीके अपना रही है, जिससे हिंदू संस्कृति भ्रष्ट होंगी और पारिवारिक संस्कार नष्ट हो जाएंगे। अब आप लोगों को कंपेयर करना है जो पूरी संस्कृति है, क्या हमने कहीं उसको पीछे छोड़ दिए है, क्या हम लोग सच में पश्चिमी तौर तरीके को अपना रहे हैं। तो आप लोगों को इस सब चीज़ों को कंपेयर करना है। ठीक है, अभी के समय से। ठीक है। उसके बाद रूढ़िवादी मुसलमान भी इन बदलाव के नतीजे से को लेकर चिंतित थे। तो जैसे ही कुछ लोग हिंदू में थे तो कुछ लोग मुसलमानों में भी थे। ठीक है ना। आलोचना करने वाले, आग बबूला होने वाले लोग हर धर्म में होते हैं। ठीक है। आपको ये बातों को भी समझना है। उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं कि 19वीं सदी के आखिर तक खुद महिलाएं भी सुधारों के बढ़ चढ़ कर प्रयास करने लगी। उन्होंने किताबें लिखी, ठीक है, पत्रिकाएं निकाली, स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र भी खोला।
तथा महिलाओं को संगठित किया और 20वीं सदी की शुरुआत में ही महिलाओं को मताधिकार का भी जो अधिकार है वो दिया गया, क्योंकि आपको पता है कि बहुत पहले जो लड़कियां थी, महिलाएं थी, उनको वोट करने का अधिकार नहीं था। लेकिन इन महिलाओं के कारण, इनके प्रयासों के कारण किस तरह से जो महिलाओं को वोट डालने की जो चीज़ें हैं वो अधिकार मिला। अब ये सब चीज़ों को आप लोगों को लिंक करते चलना है कि इनके प्रयासों के कारण जो वोट का अधिकार है वो महिलाओं को दिया गया। ठीक है, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा और शिक्षा के अधिकार के बारे में कानून बनवाने के लिए राजनीतिक दबाव को, जो राजनीतिक समूह थे उनके ऊपर दबाव बनने लगा। और आप लोग देखोगे कुछ महिलाओं ने 1920 के दशक के बाद विभिन्न प्रकार के राष्ट्रवादी और समाजवादी आंदोलन में भी हिस्सा लेने लगे। मतलब महिलाओं की एक छोटी छोटी कोशिशों के कारण आप देखोगे किस तरह से समाज में बदलाव आया, और उस बदलाव के कारण जो समाजवादी आंदोलन थे उनमें भी महिलाएं बढ़ चढ़ के आगे जाने लगी। उसके बाद 20वीं शताब्दी में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने महिलाओं के लिए अधिक स्वतंत्रता और समानता की मांगों की समर्थन किया। और आप लोग देखोगे इसका नतीजा ये होता है कि राष्ट्रीय आंदोलन में आश्वासन दे दिया गया कि स्वतंत्र मिलने के बाद सभी पुरुषों व महिलाओं को वोट डालने का जो अधिकार है वो दे दिया जाए, परंतु उसका आह्वान था कि जब तक स्वतंत्र नहीं मिल जाती तब तक महिलाओं को अंग्रेजी राज विरोधी संघर्ष में ही जोर झेलना होगा। इसके बाद आप लोग को ये जो ताराबाई शिंदे की पुस्तक है स्त्री पुरुष तुलना, इसका ये एक बार रीड कर लेना, क्योंकि आप लोग देखो जब भी एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो किताब को लेकर चलो। सुनना, समझना, वीडियो देखना इस बहुत आसान बात है, लेकिन जब तक आप किताब की रीडिंग नहीं मारोगे तब तक आपके जो कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं होंगे। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ। ये क्यों छोड़ता हूँ कि आप लोग रीडिंग मारो और चीज़ों को समझो। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये दो जो पैराग्राफ है आपके लिए छोड़ रहे हैं कि जो बाल विवाह के विरुद्ध के जो कानून है, और ये आप लोग को दोनों रीड करना है। ठीक है, जब कल आप लोग जब इस वीडियो का पार्ट 4 देखोगे तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बात ये होगी कि दोनों ही पार्ट आप लोग जो है वो अपनी टेक्स्ट बुक से आप लोगों को पढ़ना है। अगर आप लोगों के पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो आप लोग ऑनलाइन जा सकते हो एनसीईआरटी की वेबसाइट के ऊपर, वहाँ पर भी पढ़ सकते हो। तो ये सब चीज़ों को आप लोग को ध्यान में रखना है, ये सब चीज़ों को आपको समझकर चलना है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे जाति और समाज सुधार, तो उन सब चीज़ों में हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो के पार्ट 4 में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और आपके जितने भी फीडबैक है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।